जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो मैथ है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव जो हैं याद करने वाले होते हैं वैसे क्वेश्चन को हम इसमें सेलेक्ट किए हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में इससे हर एक वर्ष, ठीक है, इससे हर एक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जाइए और जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है उससे मिलाइए कि एक लाइनर जो ऑब्जेक्टिव होता है याद करने वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो याद करने वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसको मिलाना है। याद करने वाला ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, ठीक है, उसको देखना है। और इस सेशन में हम लोग मैथ में याद करने वाला 75 VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें से समझिए कि हर एक साल नहीं रहेगा तो वो कम से कम ये 3 से 5 वो क्वेश्चन हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो समझिए कि अगर आप 75 वो क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं और ये एक पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक है, एक पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में याद करने वाला है, मैथ तो कैलकुलेशन का चीज है, लेकिन उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव याद करने वाले हैं सबको हम सेलेक्ट किए हैं और वो टोटल 75 को हुआ है। इस 75 को क्वेश्चन को अगर आप याद कर ले रहे हैं, ठीक है, और एक चैप्टर से कहाँ तक, एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, तो समझिए कि 75 में नहीं आएगा तब हर एक साल आपसे कम से कम 3 से 5 अंक पूछा जाता है। तो समझिए कि अगर आप इतना याद कर ले रहे हैं तो 5 अंक आपका फिक्स जरूर होगा। तो क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कैसा ये एक लाइनर जो ऑब्जेक्टिव होता है मैथ में याद करने वाला, उसको हम एक एक करके देखिए। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, इसको याद कर लेना है। और वही पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 होता है। क्या होता है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य कहिए या केवल अभाज्य कहिए तो क्या होता है, 2। 3 में देखिए क्या है, पाई। ये क्या है जी, ये पाई है। पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान 22/7 होता है, ये क्या है, ये परिमेय है। तो याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ये परिमेय है, या 3.14 जो होता है ये भी क्या है, परिमेय है। तो इस तरह से एक लाइनर जो क्वेश्चन है इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ये पूछा भी गया है। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 क्रमागत, 4 नंबर में है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो वहाँ पे आपको लगातार अधिकांश नहीं देगा, ज्यादातर देता है क्रमागत। तो जब कहेगा क्रमागत तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। आप कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेके देखिए और उसका HCF निकालिए, हमेशा 2 आएगा, चाहे आप कितना हो बड़ा 2 क्रमागत सम संख्या ले लीजिए। तो ऐसे हमें अब याद रख लेना है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF यानी मस 2 होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। क्वेश्चन क्या दे सकता है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का HCF क्या होता है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, 1। क्या होता है, 1 होता है। आप कोई 2 विषम संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 ले लीजिए और फिर 7 ले लीजिए, ये दोनों क्या है, 2 क्रमागत विषम संख्या, लगातार विषम संख्या है। इन दोनों का HCF निकाल के देखिए क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं का HCF यानी मस 1 होता है। कोई भी, अब इसमें लगातार नहीं कहा गया है, कोई भी आप 2 अभाज्य संख्या लीजिए और उसका HCF निकालिए, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से सब क्या है, एक लाइनर ऑब्जेक्टिव है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। और ऐसा टोटल 75 क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर देखिए क्या है, 7 में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तकनीक है जिसकी सहायता से 2 संख्याओं का मस यानी HCF निकाला जाता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तकनीक है जिसकी सहायता से निकाला जाता है या परिकलित किया जाता है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, इसमें हमारा राइट आंसर होगा मस्सा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आंसर से बात करेंगे, आंसर इसमें क्या याद रखना है, मस्सा याद रखना है। उसके बाद देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए और बी का HCF। ए और बी का HCF क्या होगा, ए और बी यानी ए कोई संख्या है, बी भी कोई संख्या है, और दोनों संख्या का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा जी, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, क्योंकि ए और बी का जो उभयनिष्ठ अंक है यानी संख्या है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अगर ए और बी का LCM पूछे, ये भी पूछा गया है LCM, तो उसका LCM क्या आएगा, ए गुने बी। जैसे मान लीजिए हम कहें 5 और 7 का LCM निकालिए, तो LCM निकालेंगे नहीं कटेगा तो सिंपल क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो वैसे भी ए और बी में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। यानी याद रखना है, अगर जैसे यहाँ पे ए बी की जगह पर अगर XY दे देता तो क्या लिखिएगा, ए बी की जगह पर XY दे या PQ दे या RS दे, कुछ दे, तो अगर HCF कहेगा तो 1 होगा, HCF कहेगा तो क्या होगा जी, 1 होगा। HCF 1 और LCM क्या होगा, XY कहेगा तो X इंटू वाई, PQ कहेगा तो P इंटू क्यू, LCM कहेगा तो
ठीक है, तो वैसे हम याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जगह पर और बी की जगह पर मान चेंज कर दे रहा है, तो अब इसको अगर हम समझ के याद किए हैं तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ कर याद करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें क्या है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, यानी दो कोई लगातार हो या अलग अलग हो, कोई भी दो अगर परमेय संख्या लेंगे तो उसके बीच में हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं, और वो 9th क्लास में पढ़ना भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर में है, रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है। रैखिक समीकरण हम लेंगे, चाहे वो द्विघात रैखिक समीकरण चाहे वो 2 चर में हो या 1 चर में हो, उसका आलेख हमेशा एक सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा होगा। ठीक है, आलेख मतलब क्या? तो ग्राफ, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का आलेख परवलयिक होता है। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, ये परवलयिक होता है, यानी परवल के समान ऐसे होगा, परवलयिक। ठीक है, ये क्या है? परवलयिक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद 13 नंबर, इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर में क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल 8 होता है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दोनों का क्या कह रहा है? गुणनफल कह रहा है। गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या है? गुना करने पर जो प्राप्त हो, तो गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 4 दूना 8। तो देखिए यहाँ पे है कि नहीं? 8। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 15 नंबर में है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए क्वेश्चन में को मिलाइए, उसके बाद ही इसको याद कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक बहुपद की संयोजकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद की संयोजकों की संख्या कितनी होती है? 1। रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा यानी सीधी रेखा होता है। उसके बाद द्विघात, देखिए द्विघात बहुपद की संयोजकों की संख्या 2 होती है। संयोजकों की संख्या कितना? 2। उसके बाद देखिए अगला यानी 19 नंबर, यहाँ पे क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप ये भी पूछा हुआ है, व्यापक रूप। ठीक है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर रैखिक का कहेगा तो ax प्लस b हो जाएगा, त्रिघात का कहेगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये त्रिघात का हो गया। तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात पूछेगा तो इसी तीनों में से किसी को पूछेगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है 20 नंबर में, दो चर वाले इसमें वाले रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी ऐसे प्रतिच्छेद करे, काटे, तो हलों की संख्या 1 होती है। एक अद्वितीय हल, x का मान 1 आएगा, y का मान 1 आएगा। अगर क्या हो, रेखाएं यानी उसका आलेख हम जब खींचेंगे तो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर, तो हलों की संख्या क्या होगा? 1 होता है, यानी x का मान 1 होगा और y का मान 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यदि समानांतर हो, क्या हो? समानांतर। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, दूसरा इसे समानांतर हो, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। यानी उसका अगर आलेख जो है समानांतर हो जाए तो उसमें हलों की संख्या क्या होगा? उस समीकरण के हलों की संख्या 0 हो जाएगी, यानी कोई हल नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यदि संपाती हो, संपाती का मतलब क्या है? एक दूसरे पर, ये जो दोनों रेखाएं होंगी, सरल रेखाएं, दोनों एक दूसरे पर होंगे। जैसे मान लीजिए एक सिक्का को दूसरे सिक्का अगर बराबर वाला हो तो अगर ढक लेता है, उसी प्रकार से एक रेखा दूसरी एक रेखा को ढक लेगा, तो उसको हम बोलेंगे संपाती। तो जब संपाती होगा तो ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए हलों की संख्या क्या होता है? अनंत हल होता है। यानी याद रखना है कि जब संपाती हो तो अनंत हल, समानांतर हो तो कोई हल नहीं। अगर आलेख जो है क्या हो? प्रतिच्छेद करे तो एक अद्वितीय हल, यहाँ पे एक अद्वितीय भी लिख सकते हैं और वो भी मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्या है 23 नंबर में कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 के बराबर हो। ये 4 पार्ट में है, 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यानी विवेचक द्विघाती जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसका जो विवेचक होता है b² माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 के बराबर हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान। यानी x का जो भी मान आएगा
दोनों बराबर संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए 5 आ गया तो दूसरा भी 5 आएगा, अगर x का मान मान लीजिए 2 आ गया तो दूसरा भी 2 आएगा। इस तरह से दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें भी तीनों कंडीशन होता है। द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। जब शून्य के बराबर हो, जीरो के बराबर हो तो वास्तविक और समान होगा, और शून्य से बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, तब क्या होगा, वास्तविक और असमान, यानी मूल अलग अलग होगा, मूल निकलेगा लेकिन अलग अलग। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या होगा। और तीसरा जो कंडीशन है उसको देखिए, तीसरा कंडीशन क्या होगा कि, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, शून्य से बड़ा हो तो वास्तविक मूल होंगे, और अगर शून्य से क्या हो, छोटा हो, समझाई देते हैं, इसमें अभी नहीं है। शून्य से यदि क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ये क्या हो जाए, शून्य से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तो इसमें कोई मूल नहीं होता है, यानी उसमें बोल सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखिए 25 नंबर, विरोधी समीकरण युग्म का एक हल होता है। यहाँ पे हल हो गया है, हल लिखिएगा आप लोग, ठीक है। एक हल होता है, विरोधी समीकरण युग्म का एक हल या अद्वितीय हल होता है, ठीक है। दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। ये एपी का है, कहां से है जी, एपी। जैसे एपी में जो दो क्रमागत पद होते हैं, एपी में दो क्रमागत यानी लगातार पदों के बीच के अंतर अगर हम निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, और उसको डी से सूचित किया जाता है, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखिए 27 नंबर, इसमें क्या है कि यदि एपी का सामान्य रूप दिया गया हो तो उसमें n का गुणांक सार्व अंतर d होता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 3n-2, इससे एक एपी का निर्माण होता है, यानी एक एपी का सामान्य रूप मान लीजिए इतना दिया गया है, तो इसमें अगर d का मान निकाला जाए तो d का मान निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि जो n का गुणांक है, n का गुणांक क्या है, 3, बगल में क्या है, 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इससे जो एपी बनेगा उसका सार्व अंतर इसमें 3 हो जाएगा। या अगर ऐसे लिख रहे जैसे मानिए 2 + 5n, हम ऐसे लिख दें, अगर ये रूप क्या है, एपी का एक सामान्य रूप है, n का मान रखते जाएंगे, एपी का पद बनते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का गुणांक क्या है, 5 है, यानी n का गुणांक क्या कहलाएगा, सार्व अंतर d कहलाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखिए सभी समरूप त्रिभुज, सभी समबाहु, यहाँ पे देखिए समबाहु है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखना है। हर एक त्रिभुज नहीं, सब त्रिभुज नहीं, सम, इसमें केवल समबाहु के बारे में कहा गया है, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, ये सब कुछ नहीं, केवल समबाहु, यहाँ पे ध्यान देना है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं जिसमें सभी भुजा का माप 6-6 है, एक और बना लीजिए जिसमें सभी भुजाओं का माप जो है मान लीजिए 10-10 है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लिए समरूप है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, कौन त्रिभुज है, दोनों समबाहु हैं। उसके बाद सभी वर्ग समरूप होते हैं, याद रखना है, तीनों चीज, समबाहु, त्रिभुज और सभी वर्ग और सभी वृत्त, ये क्या होते हैं, तीनों समरूप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, आगे इसमें सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जितनी सर्वांगसम आकृतियां होंगी सभी समरूप होंगी, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे है कि लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होगी लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होगी, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मूल बिंदु का नियामक, ये भी बताइए, इतना छोटा सा सवाल, ये भी पूछा हुआ है बोर्ड में, याद जरूर रखिएगा सबको, ठीक है। 75 को है और 5 को फिक्स है, हर एक साल पूछेगा इससे। चलिए ठीक है, इसमें क्या है कि मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक कहिए, नियामक कहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, यानी 34 नंबर, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y का मान 0 होता है, यानी 0 होता है। अगर कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। फिर उसका उल्टा, अगर कोई बिंदु y पर है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हमेशा जो है प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है, बिना समकोण त्रिभुज के हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 37 नंबर, उन्नयन कोण और नमन कोण के बराबर होता है, ये भी पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध होता है, इसमें क्या होगा, बराबर, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बराबर या समान लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 38 नंबर, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। यहाँ पे देखिए दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक वृत्त ये हुआ, एक वृत्त ये हुआ, दोनों का क्या निकालना है जी, स्पर्श रेखाओं की संख्या निकालना है, और एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सटेगा यहाँ पे,
तो ये क्या है, ये दो स्पर्श रेखा हैं जो दोनों वृत्त पर क्या है, उभयनिष्ठ है। इससे ज्यादा हम नहीं खींच सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए 39 नंबर, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण, कर्ण तो सबसे दानवीर है ही, लेकिन जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो भी क्या है, सबसे बड़े हैं, ठीक है। कर्ण सबसे क्या है, बड़े हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है समकोण त्रिभुज में, कर्ण। और 40 नंबर देखिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। वृत्त के जो केंद्र पर कोण बनेगा वो टोटल कितना का बनेगा, 360 डिग्री का। फिर देखिए यहाँ पे 41 नंबर, इसमें कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है जी, समकोण होता है। देखिए यही से फिगर देखिए, ये 9th क्लास में पढ़ना है, तो बकलोल बन गया जी। ये मान लीजिए अर्धवृत्त है, ऐसे जो ये त्रिभुज क्या बनता है, ये जो कोण बनता है ये क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसलिए कहा जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। 42 नंबर देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज दे देगा तब कितना, 180 डिग्री, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एक वृत्त के अनंत जीवाएं होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा है उसको हम व्यास कहते हैं। देखिए ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, एक वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी जीवा होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो जो भी इसमें लगभग ये सबसे बड़ी जीवा है तो ये क्या कहलाएगा, व्यास। इसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी याद रखिएगा। और 44 नंबर में है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए एक हम वृत्त बनाए, ये तो अंडा हो गया जी, मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये तो और बकलोल हो गया। इस वृत्त के एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए इस एक बिंदु पर स्पर्श करती है जो ये रेखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और ये जाने वाली त्रिज्या से ये केंद्र पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये प्रमेय 10 दशमलव क्या है जी, 1 है, शायद 1 नहीं तो 2 को प्रमेय है उसमें, 1 और 2। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 45 नंबर, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त बनाएंगे, एक हम वृत्त बनाएंगे और उस पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसे अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखा होते हैं। उसके बाद किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है। इस वृत्त के बाह्य बिंदु से हम इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। एक ऐसे खींचेंगे और एक ऐसे खींचेंगे। इससे ज्यादा अगर हम खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो तो वृत्त पर स्पर्श करेगा ही नहीं, अगर करेगा भी तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ऐसे मान लीजिए खींच रहे हैं तो क्या है, वृत्त से बहुत अलग है, और ऐसे खींच रहे हैं तो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये एक और ये दूसरा, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी एक वृत्त के बाह्य बिंदु से हम अधिकतर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 47 नंबर पर कि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां परस्पर बराबर होती हैं। यही बात बताया जा रहा है कि ये दोनों बाह्य बिंदु से ये दोनों जो स्पर्श रेखा खींचा गया है ये एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ये जितना लंबाई का ये वाला होगा उतना ही लंबाई का ये भी होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, करें किसी वृत्त के व्यास के किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखिए समझिए पहले फिगर से इसको, ये क्या है, ये वृत्त है। इस वृत्त के व्यास पर, ये क्या है, व्यास सबसे बड़ी जीवा, व्यास के कहा किनारे पर, ये किनारा एक इधर है और नीचे वाला ये है। इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक दूसरे के समानांतर होगी दोनों स्पर्श रेखाएं। यही याद रखना है कि अगर एक वृत्त के व्यास के किनारे से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये याद रखना है। चलिए इसके बाद समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद होगा और आसानी से भी याद होगा। चलिए इसके बाद 49 नंबर देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसकी त्रिज्या 2 मात्रक होती है। ध्यान दीजिए, यानी कहा जाए क्वेश्चन में आपकी किताब में है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसका त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, परिमाप क्या होता है तो 2 पाई आर होता है।
तो इससे इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो फॉर्मूला भी वहां पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि पाई आर गुने आर बराबर 2 पाई आर। तो आप देखिए ये पाई आर से ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा और आर बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये 2 क्या है, ये आर का मान यानी त्रिज्या आर, और यहाँ पे मात्रक हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यानी सेंटीमीटर में है ना मीटर में है, इसलिए केवल मात्रक दिखाया जाता है, लिखा जाता है मात्रक, यानी 2 मात्रक होगा, इसको भी याद रखिएगा। 50 नंबर देखिए, प्रायिकता कह रहा है कि प्रायिकता का मान 0, 1 या 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का जो मान होगा, जो हमें 15 चैप्टर में पढ़ना है, वो 0 हो सकता है, नहीं तो 1, और नहीं तो इन दोनों के बीच होगा प्रायिकता का मान, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग 51 नंबर देखेंगे। इसमें है कि प्रायिकता का यहाँ पे मान रहेगा, मान प्रतिशत में 0% यानी परसेंट से लेकर 100% तक होता है। कितना परसेंट तक, 100% तक। 0% से लेकर 100% तक होगा, 0 से कहाँ तक, 100% तक। अगर संख्या में कहेगा तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अगर भिन्न में दे देगा तो घबराइएगा मत, उसके लिए भी ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर बट्टा में देगा तो ध्यान दीजिए, बट्टा में देगा तो ऊपर वाला मान कम और नीचे वाला ज्यादा। नीचे वाला देख लेना कि नीचे वाला ज्यादा है तो भिन्न है, अभी माइनस में नहीं, माइनस में तो भुलाइए को मत जाइएगा। नीचे वाला अधिक है तो क्या है, ये प्रायिकता का मान होगा, ठीक है। और अगर ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ज्यादा है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, और माइनस में तो कदापि नहीं होगा। जैसे अगर ऐसे दे रहे हैं -5/6 तो माइनस में चला गया, 0 से छोटा है, लेकिन प्रायिकता का मान हमारा क्या है, 0 और 1 के बीच है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर दशमलव में दे दे तो उसके लिए बता दे रहे हैं। अगर दशमलव में दे दे तो 0 कुछ भी लिखे चलेगा, कुछ भी लिख दे, कितना बड़ा लिख दे, 0 तो चलेगा। 1.0 के अलावा अगर 1.1 भी दे दे रहा है तो ये गलती है, ये 1 से क्या है, बड़ा है, ये प्रायिकता का मान नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रायिकता का मान से क्वेश्चन रहता है, निश्चित है कि रहेगा। दे देता है निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान है, या भी दे देगा कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, असंभव, सॉरी यहाँ पे अभी 52 नंबर कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, याद रखना है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0। जैसे निश्चित और असंभव भी समझ लेते हैं। अगर इस हम कहते हैं कि आज सूरज पूरब से निकलेगा, सूरज हमेशा पूरब से निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा, ये बात सदा सत्य है, इसलिए यह निश्चित घटना है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, इसकी प्रायिकता का मान 1 होगा। अगर कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कह रहे हैं कि आज सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो कोई होगा तो 2-4 झपड़ लगा देगा, ना सूरज पश्चिम से कब निकला है ना निकलेगा। ये बात जो कह रहे हैं क्या है, असंभव है, असंभव, इसलिए इसकी प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए थोड़ा बादल छाया हुआ है, बारिश का मौसम लग रहा है, तो कोई बोलेगा कि मान लीजिए आज लग रहा है कि बारिश होगा, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं हो, तो वहां पे प्रायिकता का मान 1 और 0 के बीच हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो 0 हो जाएगा, तब अगर बारिश हो रहा है तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 1 या कुछ होगा, तो उसमें यानी 1 और 0 के बीच ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या, 54 नंबर देखिए, यदि रैखिक समीकरण की आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय विरोधी होता है। ध्यान दीजिए, ये हम लोग क्या देखे थे, पहले देख चुके हैं ये, कि अगर कहाँ चला गया जी, आगे चला गया, भागो मत, ये अभी रुको, भी काम है, अभी समझाए नहीं है इधर। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 चर वाले रही समीकरण में अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो हलों की संख्या 1 होता है, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और इसके लिए ये जो क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इस स्थिति में हलों की संख्या 1 अद्वितीय हल होता है और रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और इसी को बोलते हैं विरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण, ये भी बात याद रखिएगा। इसके बाद है कि संचयी ब्रह्मता वक्र को त्वरण कहते हैं, ये भी पूछा गया है, अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सब समझ कर याद कर लेने वाला है। 75 को याद कर रहे हैं तो समझिए कि हर एक साल के लिए 5 अंक फिक्स है। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, तो इसमें कि संचयी ब्रह्मता वक्र को हम त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और देखिए 56 में है कि माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ये जो माध्य, माध्यक, बहुलक हम लोग जो निकालते हैं वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। लेकिन एक बात इसमें और मिलेगा कि सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माध्य होता है, ये माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। ये भी पूछा गया सवाल है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या होता है, तो माध्य होता है। माध्य यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे। उसके बाद देखिए, किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे मान लीजिए एक हम आंकड़ा आपको दे देते हैं, क्या देते हैं जी,
आंकड़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 8, 3, 6, फिर 3, फिर 5, तो सबसे अधिक बार कौन संख्या आया इसमें मिलाइए तो 3 इसमें देखिए 1, 2, 3 बार आया है, 5 इसमें 2 बार आया है, 8 एक बार, 7 एक बार, 6 एक बार, यानी सबसे अधिक बार क्या आया है 3 आया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिक बार 3 आया है तो 3 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस आंकड़ा का बहुलक क्या हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा। यानी बहुलक के लिए दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को देखना है, वही क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। इसके बाद देखिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं तथा उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, और सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर यहाँ पे है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, और पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये कि सभी वर्ग, सभी वृत्त और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए, और इसके बाद देखिए यहाँ पे दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या 36 होता है। यानी 2 पासा को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो टोटल जो संभव परिणाम होगा 36 को होगा, और उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वो होता है 6n, कितना जी, 6 का पावर n। ये n क्या है, तो उछाल की संख्या है। अगर हम एक बार उछालते हैं तो n का मान क्या होगा, 1, यानी 6 में 1, 6 का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर उछाल की संख्या 2 है तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 2, तो 6 6 के 36 बनेगा। अगर उछाल की संख्या 3 है, 3 बार उछालते हैं, एक पासा को 3 बार उछालिए या 3 को पासा को 1 बार उछालिए, बात एक ही है, आपकी किताब में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6। अगर 3 को पासा को 1 बार उछालते हैं या एक पासे को 3 बार उछालते हैं, ये कितना हो जाएगा जी, गुना करेंगे तो 36, और 36 6 के 216 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी है कि 3 पासे को एक साथ फेंकने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 216 होता है। कितना होता है, 216। और ये भी दोनों पूछा गया है, ये तो नहीं लेकिन ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला देखिए, अगला इसमें क्या है क्वेश्चन 63 में है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 8 होता है। अब सिक्का पर आइए, वो था किसके लिए, पासा के लिए था। अब सिक्का के लिए होगा 2 के पावर n, 2 के पावर n। अगर हम ये n का मान क्या है, तो उछाल की संख्या है, उछाल की संख्या किसके लिए, सिक्का के लिए। अगर सिक्का को हम एक बार उछालते हैं तो 2 का पावर 1, ये 2 हो जाएगा। यानी एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो सभी संभव परिणामों की संख्या 2 होगा। अगर एक सिक्का को हम क्या करते हैं, 2 बार उछालते हैं तो n का पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 गुने 2 कितना आएगा, 4 आएगा। अगर एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 आ जाएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी गया है सिक्का वाला। 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 8 होता है। कितना होता है, 8। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। जो घन होता है इसका प्रत्येक सतह क्या होगा जी, उसका जो प्रत्येक सतह यानी फलक, उसको भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, तो उसमें फलक का यह सतह, ये सभी क्या होते हैं, वो वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। और कुल सतहों की संख्या कितना, 6 होता है। कुल सतहों की संख्या 6, और अगर किनारा कहेगा तो 12, और कोण कहेगा तो कितना, 8। और देखिए, घनाभ का प्रत्येक सतह क्या होता है, आयताकार। घन का वर्गाकार और घनाभ का आयताकार। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे 72 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के, जो किसी वृत्त के परिधि पर बने होते हैं उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, ये 3 पार्ट में पढ़ना, एक चेक में। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक में अपने जाकर खोल सकते हैं या मिला सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा यानी HCF क्या होता है जी, तो 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर दोनों का हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखिए, लास्ट एंड फास्ट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे सिंपल पूछा जाए तो अनंत हल होते हैं। और ये भी क्वेश्चन